हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए राष्ट्रीय घटनाक्रम जुलाई माह का, जो कि पिछले महीने से ही हम दे रहे हैं आपको मंथली करंट अफेयर्स के तहत। तो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है, राष्ट्रीय समसामयिकी है। इसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय और फिर उसके बाद तीसरा वीडियो आपके लिए आएगा विविध, जिसमें आर्थिक और विविध रहेंगे, खेलकूद का रहेगा। तो आज देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम जुलाई माह का। तो इसमें पहला देखेंगे पॉइंट कि डिजिटल इंडिया वीक। ये डिजिटल इंडिया वीक मनाया कब गया? तो 4 जुलाई 2022 को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? प्रश्न ऐसे बनता है। तो गांधीनगर गुजरात में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है। ठीक है। इसकी फिर थीम पे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। थीम पे किसी भी तरीके के अगर इस तरीके का कोई आयोजित होता है प्रोग्राम, तो उसकी थीम देख लीजिएगा। तो थीम है कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज़ टेकेड। कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज़ टेकेड सामने लिखा है, आप देख सकते हैं। और ये थीम आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको आने वाली परीक्षा में मिल जाए। और इसके साथ ही डिजिटल इंडिया वीक में कुछ और भी चीज़ें की गई, जिसको देख लेते हैं कि डिजिटल इंडिया भाषणी का अनावरण किया गया। अब ये क्या है डिजिटल इंडिया भाषणी? तो एक प्रोग्राम है जिसके तहत भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। जो भी भारतीय भाषाएं हैं उसके द्वारा जो है अपनी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इंग्लिश का ही ज्ञान हो तभी आप जो है इंटरनेट तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें, बल्कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी कर सकते हैं। और ये संभव कैसे होगा? डिजिटल इंडिया भाषणी के द्वारा। ठीक है। और इसके साथ ही एक माई स्कीम भी शुरू की गई, जो सरकारी योजनाओं तक की सुविधा जो है वो वहाँ तक पहुँच आसान कर देगी आपकी, कि जो भी सरकारी स्कीम चल रही है वो एक प्लेटफॉर्म पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है ये डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत के लिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि PPK रामाचुरलू पैनल। तो ये पैनल जो है राज्यसभा की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित पैनल है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा ना कि लोकसभा। ऑप्शन में अगर राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या विधान सभा दे देता है तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि विकल्प हमारा होगा राज्यसभा। और इसके पैनल के अध्यक्ष, चूँकि नाम से ही पैनल जाना जाता है, तो PPK रामाचारुलू जी रहे। और 5 जुलाई 2022 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्य सभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है। तो प्रश्न बनना होगा तो ऐसे ही बनेगा कि रामाचारुलू पैनल किससे संबंधित है, या रामाचारुलू पैनल कि किस संसदीय संस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, किस सभा के लिए। तो ये दोनों तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि पोलैंड सरकार द्वारा जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं का सम्मान किया गया। और ये सम्मान यानी अब भारतीय राजघरानों का सम्मान किया गया किसके द्वारा? पोलैंड की सरकार के द्वारा। और ये सम्मान कब किया गया? तो 5 जुलाई 2022 को। ठीक है। और 5 जुलाई 2022 को सम्मानित किया गया। अब सम्मान ये दिया क्यों किया गया? तो इतिहास के पन्नों में हमें चलना पड़ेगा। और इतिहास जब देखते हैं तो पता चलता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और पोलैंड पर जो है सोवियत रूस ने अटैक जब कर दिया था, तो वहाँ से 5000 शरणार्थी भाग करके आए थे जामनगर और कोल्हापुर के तटीय क्षेत्रों में। तो उन जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं ने उन 5000 लोगों को अपने यहाँ शरण दी थी। तो उसी शरण देने की वजह से बाद में जब विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो अब जो है फिर पोलैंड की सरकार उस दिन को याद करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए कि आपने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था, तो इसीलिए सम्मान दिया गया 5 जुलाई 2022 को। अगला देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा, कि प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022। पहली बार ये सम्मेलन हुआ है पशु स्वास्थ्य को लेके। मनुष्यों के, महिलाओं के, बच्चों के, पुरुषों के, इस तरीके के तो स्वास्थ्य सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन पहला जो है पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ है। तो कब हुआ है? तो 6 जुलाई 2022 को हुआ है। और इसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है भारत के? केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री तो पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। और कहाँ पे किया गया इस शिखर सम्मेलन का आयोजन? तो नई दिल्ली में किया गया। और ये भारत में यह पहला, या पहला नहीं है, यह पहला होगा, गलत टाइपिंग है, यह पहला शिखर सम्मेलन था। ठीक है। अब अगला देखते हैं, स्टैचू ऑफ पीस। क्या है स्टैचू ऑफ पीस? तो ये स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसका अनावरण जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया।
और कब किया गया? तो 7 जुलाई 2022 को किया गया। और ये अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं किया गया, राष्ट्रपति जी द्वारा नहीं किया गया, ये गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। ठीक है। अब स्टैचू ऑफ पीस तो आपने देख लिया किसके नाम पे है, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और रामानुजाचार्य कौन रहे? तो ये बड़े ही फिलोसफर रहे, दार्शनिक रहे और समाज सुधारक भी रहे। और इनका जन्म जो है 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। और इनसे संबंधित आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि जहाँ पर दर्शन की बात आती है तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन किया था। ये आपको बहुत बार आया हुआ प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने दिया, या विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादक कौन रहा, या मैचिंग में आ गया। तो आप यहाँ पर अगर अभी तक नहीं पता था, कंफ्यूज थे, तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य, स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है। और भक्ति आंदोलन को इन्होंने पुनर्जीवित करने के लिए काफ़ी प्रयोग किया, पूरे भारत का भ्रमण किया। अब कश्मीर से इनका क्या कनेक्शन रहा है? तो रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में ब्रह्मसूत्र पर एक ग्रंथ बोधायन वृत्ति की पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए कश्मीर का दौरा किया था। और बोधायन वृत्ति को जो है ब्रह्मसूत्र का सबसे सटीक व्याख्या माना जाता है। ठीक है। तो उसी की पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए कश्मीर आए थे और यहाँ पर भी जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित कार्य किए थे। तो इसलिए कश्मीर में भी इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा, तो इसलिए यहीं पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है। अगला देखते हैं, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर कौन है? तो ये 11 जुलाई 2022 को इनको नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। तो अपने नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर का। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं कई परीक्षाओं में, जहाँ पर नीति आयोग के CEO का उल्लेख आता है, प्रश्न पूछा जाता है उनसे। तो ये है परमेश्वरन अय्यर। और परमेश्वरन अय्यर से संबंधित फैक्ट और जान लीजिए कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी रहे हैं, IAS अधिकारी। ठीक है। और साथ ही साथ जो मिशन चला था स्वच्छ भारत मिशन, वो इन्हीं के द्वारा प्रारूप उसका तैयार किया गया था और उसका क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी नीति आयोग में रहते हुए। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे, इनके काम भी बड़े सराहनीय रहे और नीति आयोग में उम्मीद है बढ़िया ही कार्य रहेगा। तो ये नीति आयोग के नए CEO रहे। अगला देखते हैं कि नए राष्ट्रीय प्रतीक का जो है नए निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण। तो 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। ठीक है। और ख़ासियत देख लेते हैं इस नए प्रतीक में कि इस प्रतीक के निर्माण में मुख्य भूमिका कलाकार तो कई क्षेत्रों के आए और अभी भी निर्माण कार्य चल ही रहा है संसद भवन और उसके से संबंधित की हर चीज़ का। और उसमें काफ़ी कलाकारों का योगदान रहा है, जिसमें से मुख्य रूप से सुनील देवरी तथा लक्ष्मण व्यास का नाम उल्लेखनीय है प्रतीक के निर्माण के लिए। और प्रतीक है क्या? जो सारनाथ स्तंभ पर सिंह जो है उन्हीं की है, वो प्रतीक भारत का जो है राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। अभी उसके बारे में देख लेते हैं। तो फिलहाल ये वर्तमान में जो प्रतीक का अनावरण किया गया है ये कांसे से बनी हुई है और इसका कुल वजन जो है 9500 किलोग्राम है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6.5 मीटर है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर फैक्ट बनता है तो भी आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। और 11 जुलाई 2022 को अनावरण किया गया। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि अगर स्टेटमेंट में आता है इसकी ऊंचाई और वज़न में हेर फेर करके आपके पास प्रश्न आता है, तो आप इसकी ऊंचाई और वज़न पर विशेष ध्यान दें कि 9500 किलोग्राम इसकी जो है वज़न है और ऊंचाई जो है 6.5 मीटर है। तो आपका स्टेटमेंट वाले जो करंट्स बनेंगे वो गलत नहीं होंगे। और इसी से संबंधित है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो पहला था अभी भी वही है, बस उसका प्रारूप थोड़ा बदल गया है। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो भारत सरकार द्वारा कहें, संविधान सभा द्वारा कहें, तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसी दिन जो है प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया था। और जो अंतर आता है, अंतर कई बातों को लेके विवाद है, लेकिन जो है जो मुख्य अंतर अभी आप देखेंगे तो उसमें आएगा कि जो पहले प्रतीक चिन्ह था उसका एक पहलू दिखता था, यानी कि आप एक सामने से ही उसको देख सकते थे और जब सामने से देखते थे उसमें से सिर्फ 3 जो है सिंह दिखाई देते थे। लेकिन अब जो है उसका प्रारूप ऐसा बनाया गया है कि उसमें 4 शेड दिखाई देंगे। आप कमेंट करके बताएं कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कौन से और कितने पशुओं का चित्रण है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करेंगे।
अगला देखते हैं IS-4OM। तो ये क्या है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसरो सिस्टम फॉर शिप एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो यह है IS-4OM, इसरो सिस्टम फॉर शिप एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। अब ये करता क्या है, तो भारतीय उपग्रहों को, जो भारत के द्वारा इसरो के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं उपग्रह, तो अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे पथरीले उल्कापिंड, अंतरिक्ष में बहुत से उल्कापिंडों की आंधी आती रहती है बीच बीच में, तो उनकी जो है हमारे उपग्रहों की सैटेलाइट की रक्षा के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक विकसित की गई इसरो द्वारा प्रणाली है, जिसको IS-4OM नाम दिया गया है। और इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 11 जुलाई 2022 को। ठीक है। और एक और देख लेते हैं, देवघर हवाई अड्डा। तो देवघर जो है वो कहाँ है, झारखंड में है। देवघर क्यों प्रसिद्ध है, बाबा बैजनाथ यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ धाम, वो आपके देवघर में है। तो वहाँ पर हवाई यात्रा के माध्यम से ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। और इस देवघर हवाई अड्डे की नींव और साथ ही साथ और भी बहुत सी एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जुलाई 2022 को नींव रखी। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण यही लगा, यही इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया कि देवघर हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है हवाई माध्यम से ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने के लिए। ठीक है। तो इससे झारखंड में स्थित बाबा बैजनाथ का धाम जुड़ जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं कि QHPV, तो क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ये क्या है QHPV, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एक और वैक्सीन विकसित करी है, जो अभी तक जो है हम ही नहीं, विश्व के और भी कई देश से यूज़ कर रहे हैं, और कोरोना के लिए है। और आपके लिए प्रश्न यही है कि आप कमेंट करके बताएं कि वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है। 2 ही विकल्प हैं आपके पास। ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित ये जो है QHPV, ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। यह वैक्सीन 15 से 44 वर्ष की महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है। और करंट में क्यों आया ये, तो ये 12 जुलाई 2022 को भारत के औषधि महानियंत्रक ने इस वैक्सीन के उत्पादन एवं बिक्री को मंजूरी प्रदान कर दी। ठीक है। तो इस वैक्सीन का नाम याद रखिए, इसको किसने विकसित किया उसका नाम याद रखिए, और पुणे के इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर ये विकसित किया गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने और कौन सी वैक्सीन विकसित करी थी। और सर्वाइकल कैंसर, आपको यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि वाकई ये जागरूकता की बात है कि महिलाओं में ज़्यादातर कैंसर जो होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ही होते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर बहुत ही घातक हो जाता है। तो इसके लिए अवेयर भी रहना चाहिए, समय समय पर अपनी जांच भी करवाते रहना चाहिए महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को। और ये जागरूकता का विषय है, और ये वैक्सीन विकसित हो जाना वाकई बड़ा ही सराहनीय कदम है। अगला देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 135वां है। और अब बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट देता कौन है, बनाता कौन है। तो यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, शॉर्ट फॉर्म में अगर विकल्प में आ जाए WTO WEF, तो आप याद रखिए WEF, ये प्रश्न आया हुआ सा है। तो WEF द्वारा जो है 13 जुलाई 2022 को जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान कितना है, तो 1.35, सॉरी माफ़ करिएगा 135वां है, 1.35 नहीं है। इसकी रैंक 0.6 में है। तो पिछली बार से जो है इसके सुधार हुआ है जेंडर गैप रिपोर्ट में, तो वो पॉइंट में याद आ रहा था, तो इसलिए मैंने बता दिया। हालांकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, स्थान ही पूछता है। तो 135वां स्थान है। और कौन ये जारी करता है, तो WEF द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। कब जारी किया गया, तो 13 जुलाई 2022 को। ठीक है। अब देख लेते हैं अगला, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि असम और अरुणाचल प्रदेश का नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसे ही एक प्रश्न आ चुके हैं पिछले एग्जामों में, जिसमें पूछा गया था कि इस घोषणा पत्र पर किसने इससे पहले की घोषणा पत्र जो और भी राज्यों में थे, उस पर किसने वहाँ के जो है मुख्य सचिव ने किया या फिर जो है मुख्यमंत्रियों ने किया। तो इसलिए इस प्रश्न को, इस टॉपिक को रखने का यहाँ पे मेरा उद्देश्य था। तो ये देख लेते हैं। तो नामसाई घोषणा पर अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षरकर्ता राज्य कौन कौन से हैं, जोड़े में दे दे, तो आप उसमें याद रखिएगा कि असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। कुछ भी दे सकता है, नॉर्थ ईस्ट के जो है और भी राज्यों के नाम दिया जा सकता है।
तो असम और अरुणाचल प्रदेश जो है नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षरकर्ता राज्य हैं। और ये हस्ताक्षरकर्ता राज्यों ने कब हस्ताक्षर किया, तो 15 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किया। और जैसा कि अभी मैंने बताया था ऊपर कि हस्ताक्षर किसने किया, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षा में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हस्ताक्षर करने वाले जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रहे हैं। ठीक है, ये मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किया है इस घोषणा पत्र पे। चलिए तो अगला देखते हैं। Y3023 दूनागिरी, तो ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का चौथा युद्धपोत है, जिसको 15 जुलाई 2022 को कोलकाता में जलावतरित किया गया। ठीक है, और चौथा है युद्धपोत ये इसी प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है ये सब बनाए जा रहे हैं आपके युद्धपोत। और इसका जलावरण किसने किया, तो प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, क्योंकि जब आपको लगता है कि अगर इस तरीके का काम हुआ है तो प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया होगा, तो प्रधानमंत्री जी हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसको जो है किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। और किस नदी में इसका जलावतरण किया गया, तो हुगली नदी में किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का राष्ट्रीय घटनाक्रम जुलाई माह का, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।